हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस पर खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनके वीडियोस पब्लिश ना किए जाएं। और मेरे समझ से दोस्तों, एनालिसिस के वीडियोस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपको अगर अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर लाने हैं तो आपको उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने होंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किए गए हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर रहेंगे आप लोग। अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों, अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। जो भी टॉपिक्स समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों हमारा, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। संविधान सभा की प्रमुख जितनी भी समितियां हैं पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए प्रारूप समिति की, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और मूल अधिकारियों अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। लास्ट है यहाँ से आपका कार्य संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। अच्छी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। अब इस टॉपिक से जो बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हर कंटेंट को आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहीं पे एक छोटा सा दोस्तों टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके चलने, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम पड़े आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए पीडीएफ पर दोस्तों पूरी तरह से काम चल रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा दोस्तों कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। 80% सफिशिएंट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों आपकी इस एग्जाम में, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। हर फैक्ट को आपको 100% क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समय अवधि थी
1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से आपके सुपर कंटेंट निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। समाधि की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। देखिएगा समय दी थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर कंटेंट आपके निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100% आप क्लियर रहेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय दी थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाएगी दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना की। समय दी थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय दी थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय दी थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो समय दी थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय दी थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? दिल्ली सल्तनत से। मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था?
करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट वन नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। अच्छी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासन काल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर दोस्तों इस पर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में दोस्तों इस पर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों इनके बीच में जितने भी कंटेंट यानी कि क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई? तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ से लास्ट है आपका, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका, राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतेरुदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुड़ु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी।
चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजात का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा। जितनी भी दोस्तों विश्व की प्रमुख जनजातियां डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस क्षेत्र या देश में निवास करते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, ईजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इसमें दोस्तों विश्व के विभिन्न जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करते हैं। बात की जाए एस्किमोज जनजाति के दोस्तों, ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। पिग्मीज जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करते हैं। माओरी मोस्ट जो कि न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सेमांग जनजाति दोस्तों ये मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, बुशमैन मोस्टमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाए जाते हैं। यूकाधिर जनजाति दोस्तों साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी है। यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। विश्व की प्रमुख दोस्तों जो जल संधियां हैं, खासकर भारत एवं उनके पड़ोसी देश के परिप्रेक्ष्य में, जहां से आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये किसको किससे पृथक करते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ से इसमें दोस्तों विश्व के प्रमुख चैनल या जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके विभाजित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ध्यान रखेंगे। 9 डिग्री चैनल दोस्तों ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। अच्छे से आपको प्रिपेयर रखने हैं। 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जो कि अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार। यानी कि दोस्तों लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। क्लियर रहेंगे आप लोग। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है इसको इससे पृथक करता है। यहाँ तक क्लियर रहेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट,
जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एन एस राजा सुब्रह्मण्य को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया? तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना की। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? विजय भारती सैनी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया है 5 जून को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंह को। और जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? तो गौतम अडानी है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता यानी कि केकेआर ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। वह भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमरोई मेघालय में। और वर्ष 2024 में किसे लगातार लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक है रणदीप हुड्डा और एक है अमिताभ बच्चन। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, 2 लोगों को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो स्पेन है। 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुजरात जगत गुरु रामदासाचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने क्या दोस्तों वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या? तो ऑपरेशन संकल्प है। वहीं खतरों में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। और जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? तो राहुल गांधी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 के किसके द्वारा जारी किए गए? यूनेस्को के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम में। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 22 मई को। और आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद में स्टेशन
का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन किया गया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 42वें स्थान पर। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया, तो जापान के बीच। वह किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, तो श्रीलंका में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 3 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचारकुर त्योहार मोस्ट वन रहेगा, ये मिजोरम में मनाया गया। ध्यान रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी है। और संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अनुराग अग्रवाल को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ। और तामस सुल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हंगरी के। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। वह किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है, तो ये महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से रिसेंटली करंट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, पंकज कुमार चटर्जी को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, दलजीत सिंह चौधरी को। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, तो गांधीनगर गुजरात में। और मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो जेफ बेजोस है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो झारखंड के द्वारा की गई है। वह गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो फ्रांस है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 का मनाया गया है, 24 अप्रैल को। मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, टीएम कृष्णा को। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि दोस्तों AIR की नई महानिदेशक कौन बनी है, मौसमी चक्रवर्ती। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, शंघाई चीन में। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने, नवीन जिंदाल। और दोस्तों जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है, तो पैराग्वे। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।